गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण नर्मदापहारम वाराणसी पतिम भज विश्वनाथम। बाबा विश्वनाथ को नमन करते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदू अध्ययन पर स्नातक पाठ्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों विद्वज्जनों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अनूप तिवारी भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूं। मैं वहां फैकल्टी हूं। आज हम लोग वाराणसी क्षेत्रीय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के तत्वावधान में हिंदू अध्ययन पाठ्यक्रम के पहले पाठ्यक्रम जो कि हिंदू अध्ययन का स्वरूप और हिंदू अध्ययन की अवधारणा स्वरूप से संबंधित है, इस पर बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि अशोक, रवि, ये चौहान जी, नीरू, डॉक्टर संजय जी, पंकज, रवि कुमार शास्त्री इत्यादि आप लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों और विद्वज्जन का मेरा स्वागत है। इसके पूर्व की हम पाठ्यक्रम, धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, पाठ्यक्रम के बारे में विषय वस्तु पर आए। मैं आपको इस पूरे पाठ्यक्रम का एक ओवरव्यू बताना चाहता हूं। ये आपका जो कार्यक्रम है, हिंदू अध्ययन का कार्यक्रम, ये अंतर बहुविषयक पाठ्यक्रम है, अर्थात कि कई विषयों की समझ इससे आपको विकसित होगी और कई विषयों के विषय वस्तु इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं। सबसे पहले तो यह पाठ्यक्रम जो है वह पीजी पाठ्यक्रम है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इग्नू का पाठ्यक्रम है। तो इग्नू का पाठ्यक्रम खासकर किसी खास टारगेट के लिए, टारगेट इसके विद्यार्थी होते हैं जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई किसी तरीके से रुक गया, या वो जॉब में है, या उनको समय नहीं है, या उनके आसपास कॉलेज नहीं है, या विश्वविद्यालय उनसे दूर है, यानी कि पढ़ाई में जिनकी किसी न किसी प्रकार की बाधा है, उनको जोड़ने का प्रयास करता है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। ये एक बहुत ही पुनीत कार्य है। इस विश्वविद्यालय की इस पाठ्यक्रम, हिंदू अध्ययन पाठ्यक्रम, यह पाठ्यक्रम का ये पहला बैच है इग्नू का और आज काउंसलिंग का पहला दिन है। तो इसमें आप सभी जो भी लोग जुड़े हैं, इन सभी का बहुत स्वागत है, क्योंकि ये पूरे देश के लिए एक चिर प्रतीक्षित पाठ्यक्रम था। और यदि आप भारतीय इतिहास को पढ़े होंगे या देखे होंगे तो इस तरह की आकांक्षा बहुत पहले से ही रही है कि भारत में भारतीयों के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ एकदम कोई पाठ्यक्रम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक आते आते कुछ समय लगाया है देश ने। यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयी कैरिकुलम में यह विषय आया है और पहली बार आया है। और इसमें जो हिंदू शब्द है, इस शब्द को लेकर आज हम आप लोगों से बातचीत करेंगे कि इस शब्द का वस्तुतः आशय क्या है। इस शब्द को लेकर जितनी उत्सुकता आप लोगों के मन में होगी, उससे ज्यादा भ्रांतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि लगभग मेरा जो आकलन रहा है कि 100-200 साल तक इस विषय को लेकर विद्वानों में मतैक्यता नहीं बन पाई। बहुत सारी मत वैभिन्नता रही है कि यह जो भूभाग है आपका, जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, जो भारत नाम से जाना जाता है, जो पहले आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, जो मध्यकाल में हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, आज भी जाना जाता है, जो आधुनिक समय में इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जगह एक है, लैंड एक है। उस लैंड पे जो विकसित सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वह प्राचीन है। इसमें हम लोगों को 2-3 बात ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदू अध्ययन का यहाँ तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि जिस प्रकार से मुस्लिम अध्ययन का तात्पर्य, इस्लामिक स्टडी का तात्पर्य केवल कुरान का अध्ययन नहीं होता,
जैसे क्रिश्चियन स्टडी का तात्पर्य केवल बाइबल का अध्ययन नहीं होता, जिस प्रकार से बुद्धिस्ट स्टडीज का तात्पर्य केवल धम्मपद या त्रिपिटक का अध्ययन नहीं होता, बल्कि उस सिविलाइजेशन से जुड़े हुए सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का अध्ययन होता है, और उसको हम स्टडीज के नाम से जानते हैं। और दुनिया में इस प्रकार के बहुत सारे पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इसके पहले हिंदू अध्ययन दुनिया में पहली बार आया। कह लीजिए कि भारत में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में तो ये चल रहे हैं इस नाम से, पूरा कुछ पाठ्यक्रम पहले से चल रहे हैं, लेकिन भारत में तो पहली बार ये लॉन्च हो रहा है। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि इसमें आपने अपने आप को जोड़ा है, आप इसको समझना चाहते हैं। तो एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जो मैं पहले ही दिन बताना चाहता हूं, कि जिस शब्द से आर्यावर्त का द्योतन होता है, जिस शब्द से सनातन का द्योतन होता है, यानी हम सनातन से जो समझते हैं, जिस शब्द से हम भारतीय से जो कुछ भी समझते हैं या इंडियन से जो कुछ भी समझते हैं, वही बात हमको हिंदू स्टडीज से भी समझना है। अब आप कहेंगे कि सर तो भारतीय चल रहा था, भारतीय क्यों नहीं, या इंडियन है तो इंडियन स्टडीज इसका नाम क्यों नहीं, या इसका नाम आर्यावर्त स्टडीज क्यों नहीं, या इसका नाम सनातन स्टडीज क्यों नहीं। देखिए बंधु, कि हिंदू स्टडीज का जो प्रवाह है, जब भारत को लेकर 18वीं शताब्दी, आप जानते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, अंग्रेजों ने किया भारत को समझने के लिए, और वो भारतीय ज्ञान परंपरा को वहां से समझने का एक सुव्यवस्थित प्रयास शुरू होता है आधुनिक तरीके से। और तब भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां नए तरीके से की गई, और पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा जो वाचिक परंपरा के प्रवाह से आ रही थी, यानी जो रिटेन नहीं था, डॉक्यूमेंटेड नहीं था, जिस पर एक संस्थागत रूप से स्कॉलर उसका अध्ययन नहीं कर रहे थे, वो सब प्रारंभ हुआ। ये सब था पहले, लेकिन वो व्यक्तिगत स्तर पर था, या किसी खास शहरों में होता था, या फिर वो परंपराओं में चल रहा था। लेकिन विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा, जिसमें विलियम जोन्स पहले थे, ये कार्य प्रारंभ होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। मैक्स मूलर हैं, ग्रिफिथ्स हैं, आपके मैक्स मूलर के अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, अभी हमारे मस्तिष्क में नहीं आ रहा है, जिन्होंने उपनिषदों, वेदों, पुराणों पर काम किया। वहां से ये बात चलती है। बात हुआ क्या कि इंडिया शब्द में इंडिया जब नाम इसका दिया गया, तो आप जानते हैं कि हिंदू, सिंधु, इंडस, तो हिंदू जो शब्द है यह सिंधु नदी से जुड़ा हुआ। सिंधु नदी के उधर के लोग, जो सिंधु नदी के उधर के लोगों ने सिंधु नदी के इधर के भूभाग पर बसने वाले सभी प्रकार की जातियों को हिंदू कहना शुरू किया। सिंधु के उस पार से हिंदू शब्द बना। सिंधु शब्द वैदिक शब्द है। सिंधु शब्द का उच्चारण में व्याकरणात्मक उसका परिवर्तन होकर वह स से ह बना, सिंधु से हिंदू बना, सप्त संध से सप्त हिंदू, ये सब बातें आप पढ़े हैं, जानते हैं। मूल बात यह है कि सिंधु शब्द से लेकर समुद्र पर्यंत तक का जो भूभाग था, उस भूभाग पर बसने वाली सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, यानी मानव समूह के द्वारा जितने भी प्रकार की ज्ञान विज्ञान की संरचना हुई, उन सभी ज्ञान विज्ञान का अध्ययन है इस हिंदू अध्ययन में। तो इस परिभाषा के अंतर्गत यहाँ पर जो मूल भारत की संस्कृति रही है, जिसमें बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति और इस्लाम के आगमन से जो हिंदू में रिफॉर्मेटिव परंपराएं उद्भूत हुई, या जो संगठन उद्भूत हुआ, जो पंथ के रूप में बना, जिसको हम सिख पंथ कहते हैं, सिख परंपरा कहते हैं, वो सिख धर्म के रूप में अब कहा जाने लगा है। तो ये सारे जो
इनके ग्रंथों में भारतीय ज्ञान परंपरा का जो स्रोत है, जो भी ये सब। आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। हाँ, अब आ रही होगी। हम हिंदू हाँ, आ रही। पढ़ते हैं। तो हमने ये कहा कि सनातन शब्द, अभी तक मैं आप लोग को ये बताया कि सनातन शब्द, आर्य शब्द, भारतीय शब्द, इंडियन शब्द और हिंदू शब्द में कोई मौलिक भिन्नता इस पाठ्यक्रम में, ये पाठ्यक्रम मौलिक भिन्नता लेकर नहीं चलती। जो हिंदू शब्द रखा गया है, ये धीरे से हम आपको पाठ्यक्रम के डिटेल के द्वारा हम समझाएंगे कि विद्वानों ने हिंदू शब्द की माना है। 2-3 बातें मैं अभी बता देना चाहता हूँ शुरू में। देखिए, जैसे भारत शब्द वेद में पाया जाता है, पुराण में पाया जाता है, उसके बाद सारे में पाया जाता है। यहाँ के बसने वाले संस्कृति को भारतीय कहा जा रहा है, दूसरे पुराण का, इसलिए भारत शब्द जाना। इसी प्रकार से हमने कहा कि सिंधु से इंडस, इंडस से इंडिया, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ नाम इंडिया, इंडिया की स्टडी नाम दिया गया। इसी प्रकार से यहाँ का जो प्राचीन जो वेद से प्रारंभ हुआ जो सभ्यता है, संस्कृति है और उसका ज्ञान विज्ञान है, वो वैदिक संस्कृति कहा जाता है, जिसको सनातन भी कहते हैं, तो हम वैदिक भी कह सकते हैं। हम बौद्ध ने यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के सिंगाइट लोगों को आर्य कहा, बुद्ध ने आर्य संस्कृति भी कह सकते हैं। क्या हुआ क्या कि अभी हम कह रहे थे कि जब पश्चिम की संस्थाएं, पश्चिम के स्कॉलर भारत राज्य कर रहे थे, तो उन वो विद्वान पश्चिम के थे, तो उनका जो मेंटल ट्रेनिंग था या एजुकेशनल ट्रेनिंग था, पश्चिमी जो था, भारत को पूरी तरीके से समझने में असफल रहे और उन्होंने आर्य और द्रविड़ और भारत में बसने वाले, और जिसमें वो अध्ययन हो रहा था उसमें भारत में से तो पारसी भी आ गए थे, इस्लाम भी आ गया था, ईसाई धर्म भी आ गया था। तो भारत का तात्पर्य उस समय के लिए यह था कि ईसाई भी, पारसी भी, इस्लाम भी और वैदिक और नॉन वैदिक। देखिए, सनातन परंपरा जो भारत की मूल परंपरा है, उसमें 2 धाराएं हैं। एक धारा वैदिक धारा है जो पुराण और शास्त्रों से याद करता है। दूसरी धारा है कि वैदिक धारा में उत्थान के लिए, उसमें जो सुधार के लिए बड़े बड़े जो बने, जो संस्कृतियाँ आई, उनको वेदांतर संस्कृतियाँ हम कहते हैं, जिनमें बौद्ध संस्कृति है, बुद्ध द्वारा जो प्रतिपादित हुई, जैन संस्कृति है जो 24 तंत्र द्वारा स्थापित, और एक चारवाक संस्कृति दार्शनिक रूप से वो है, उसका ऐसा कोई राजनीतिक लेकिन वेदांतर संस्कृति। तो कुल मिला के भारत, आज का भारत एक संपूर्ण भारत है, जिसमें इतने प्रकार की है। यह जो पाठ्यक्रम है, यह भारत की मूल ज्ञान परंपरा का। तो जब हम मूल ज्ञान परंपरा की बात करेंगे, तो हमको कुछ देर के लिए ईसाई ज्ञान परंपरा, इस्लाम ज्ञान परंपरा, पारसी ज्ञान परंपरा से अलग, या उसको विद्यार्थियों के मस्तिष्क में कोई भ्रम या भाव न हो, इसलिए मूल ज्ञान तक जाना है, इसलिए मूल नाम को समझना। तो तमाम उस लैंड पे रहने वाले संस्कृतियों में तमाम लोग, जातियां आई, जुड़ती गई, लेकिन जिन्होंने मूल संस्कृति की रक्षा की है उनको हिंदू ही कहा जाता है। आज भी उनको हिंदू कहा जाता है और कल तो मूल संस्कृति थी। इसलिए आज के विद्वानों ने इनको हिंदू संस्कृति के नाम से ही इसको रखा। और यह बात मतलब अचानक पैराशूट से आपके सामने नहीं आया। आप देखेंगे कि जब स्वामी विवेकानंद भारत की मूल संस्कृति की बात किताबों में कर रहे थे, तो वो हिंदू शब्द से ही इसको संबोधित करते थे। आप देखिए कि वीर सावरकर का नाम आप देखिए, उन्होंने इसको हिंदू शब्द ही दिया है, या मूल निवासियों को, या मूल संस्कृति को हिंदू शब्द। राधा कृष्णन को ले लीजिए, महात्मा गांधी को लीजिए, आप मदन मोहन गांधी को लीजिए, टैगोर को लीजिए, इन लोगों ने
भारतीयों के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि जो हम बार बार कह रहे हैं कि मूल संस्कृति का अध्ययन और आर्य से भी इसी संस्कृति का बोध होता है। लेकिन हम जिस समय में रह रहे हैं, इस समय तक जो 200 साल की ज्ञान परंपरा पश्चिम से हमारे पास आई, जो पश्चिम के विद्वानों ने हमारे ग्रंथों का बहुत ही समुचित अध्ययन किया, बहुत गहरा अध्ययन किया, उनका बड़ा योगदान है। लेकिन उससे जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई है, उस भ्रांति से हमको बचना है। हम आर्य और द्रविड़ अलग अलग नहीं। आर्य जिनको हम कहते हैं, जिनको द्रविड़ कहते हैं, वे दोनों ही इस संस्कृति, मूल संस्कृति के जो दक्षिण में है, जो तमिल बोलते हैं, जिनकी भाषा तेलुगु है, जिनकी भाषा कन्नड़ है, तो द्रविड़ है। गुरुजी जी ये ना आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो अगर माइक आप हटा के बोले तो ज्यादा बेहतर है। पहले अच्छी आ रही थी। अच्छा, धन्यवाद। यदि साफ आपको सुनाई दे रही हो तो आप बोलें। मैंने अभी माइक लगाया था तो आज मेरी साख नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि हाँ अभी सही आ रही है, अभी सही आ रही है, आवाज सही है। तो ये दोनों संस्कृति, ये दोनों ज्ञान परंपरा एक ही है। आप देखिए कि तमिल भाषा की तिरुकुलम जो ग्रंथ है, जो वेद के पैरेलल वहां माना जाता है, उस ग्रंथ में भी, उस ग्रंथ का जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि सामाजिक वही सोशल स्ट्रक्चर, पुरुषार्थ व्यवस्था, वही वर्ण व्यवस्था, वही ब्रह्म, वही देवता, वही सब पूरा पूरा, मतलब जो वैदिक ज्ञान परंपरा है उसका लैंग्वेज बदल रहा है। ज्ञान के फ्रेम में कोई अंतर नहीं। तो जो वैदिक ज्ञान की फ्रेमिंग है, जो संरचना है जिस पर यह सभ्यता विकसित हुई है, उस संरचना को मानने वाले जितनी भी जातियां आती गईं और जिन लोगों ने माना है, उनको सामूहिक रूप से हम हिंदू कहते हैं। तो हिंदू शब्द से मूल संस्कृति का संरक्षण का भाव द्योतित होता है, इसलिए यहाँ हिंदू अध्ययन पाठ्यक्रम रखा गया। तो इस पाठ्यक्रम में कुल 10 पाठ्यक्रम, और हम थोड़ा पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताते हैं। पहला पाठ्यक्रम इसी विषय पर बनाया गया, इस विषय को ध्यान में रखा गया कि पहले तो हम हिंदू अध्ययन की अवधारणा क्या है इसको स्पष्ट कर दे विद्यार्थी के मस्तिष्क में। क्योंकि समस्या आपके समक्ष है। तो इस पाठ्यक्रम में कुल जो खंड है, वो खंड है आपके पास 7 खंड इस पाठ्यक्रम में है। पहला पाठ्यक्रम है कि हिंदू की संकल्पना, यह जो शब्द है इसकी संकल्पना क्या है। तो इसमें पहली इकाई यानी कि चैप्टर, आपको जो स्टडी मटेरियल मिली होगी ऑनलाइन, उस स्टडी मटेरियल को विकसित किया जा रहा है, मतलब उसमें जो भी त्रुटियां हैं वो सब करके आपको प्राप्त होगी। लेकिन आप काउंसलिंग के माध्यम से और इंटरनेट पे जो आपको मटेरियल दिया गया है उसके माध्यम से इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको इस चीज को बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो पहला इकाई है हिंदू संकल्पना की प्राचीन संदर्भ। यह आरोप आप यदि इस डिबेट में जाएंगे तो आपको ये बात आपके समक्ष आएगी कि हिंदू शब्द तो वेद में नहीं है। तो जो भारत में तो वही बात मानी जाती है कि जो वेद में मानी जाए, तो ये शब्द तो उपयुक्त नहीं है। तो इस इकाई में आपको इसके प्रमाण और इसका विवेचन मिलेगा कि हिंदू शब्द कैसे उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन शब्द आर्य है या भारतीय है। आज के समय में भारतीय शब्द को लेकर जो संभ्रम, जो विभ्रम उत्पन्न है, जो आर्य शब्द को लेकर, क्योंकि आर्य शब्द कहेंगे तो द्रविड़ अलग होंगे, भारतीय शब्द कहेंगे तो ईसाई और इस्लाम और पारसी या अन्य जो संस्कृतियों का सम्मिलन, कंपोजिट कल्चर है, वो आ रहा है। हमको स्टडी मूल संस्कृति का करना है, इसलिए इन सब चीजों को देखने के लिए यही शब्द लिया गया। तो सबसे पहला इकाई आपको यही बताया गया, बताने के लिए समर्पित है कि हिंदू संकल्पना की प्राचीन संदर्भ कहाँ कहाँ है। तो इस इकाई में यह बताया गया है कि जो सिंधु शब्द है वह वेद में प्राप्त है। हिंदू शब्द भी एकाध वेद के बाद के ग्रंथों में प्राप्त हो रहे हैं। वेद के ही समानांतर भारत में एक और ग्रंथ है जिनको आगम परंपरा कहा जाता है, आगम ग्रंथ है। तो आगम ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है। तो चूंकि वाचिक परंपरा भारत, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा कि भारत वाचिक परंपरा का देश रहा है, यानी ज्ञान यहाँ पहले श्रुति के द्वारा
यानी कि कान से सुनकर और कंठ में ग्रहण करके रहा। लिखना पढ़ना बाद में हुआ यहाँ पर, इसलिए जब से लिखना पढ़ना हुआ तब से यह संस्कृति नहीं है, उसके बहुत प्राचीन से आ रही है। और दूसरी बात ये कि वेद इस पूरे विश्व के ज्ञात सभी साहित्य में प्राचीन है, यह विश्व की सभी संस्कृतियों ने स्वीकार कर लिया। तो जब वेद प्राचीन है तो ये संस्कृति प्राचीन है। इसलिए हिंदू संकल्पना के जो प्राचीन समय और वेद के ही समानांतर आगम है। आगम वे ग्रंथ हैं जिनमें किसी महर्षि के द्वारा, किसी बड़े देवता के द्वारा, जैसे शिव ने जो पार्वती से कहा वह आगम है, विष्णु ने लक्ष्मी से जो कहा वह आगम है, गुरु ने अपने शिष्य से जो कहा वह आगम है। तो उसकी एक अलग परंपरा है, और वो परंपरा क्या है, उसमें क्या कंटेंट है, उसका वैदिक संस्कृति से क्या संबंध है, ये सब इस पाठ्यक्रम में है, ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ हमने आपको ये बताया। दूसरा, वैदिक परंपरा के बाद वेदेतर परंपरा आती है, ये भी भारत की मूल परंपरा है। तो वेदेतर परंपराओं का में हमने अभी आपको बताया कि एक परंपरा जो बौद्ध परंपरा है, जो ईसा पूर्व 650 वर्ष प्रारंभ होती है बुद्ध के आविर्भाव से, और एक परंपरा है जो जैन परंपरा है, जो बुद्ध के समकालीन उसके आसपास उसके 24वें तीर्थंकर होते हैं। तो उसके कम से कम 24 तीर्थंकर ऐतिहासिक हैं, और वह बुद्ध से पूर्व 23 और उनके पूर्व हैं बुद्ध के पूर्व। तो वो बौद्ध संस्कृति प्राचीन संस्कृति है, और उससे पहले वैदिक आता है। तो इन दो संस्कृतियों का जो ज्ञान राशि है, वह ज्ञान राशि जैन संस्कृति के ज्ञान राशि संस्कृत में रखी है, या तो संस्कृत में है, नहीं तो प्राकृत भाषा में है। तो इसलिए दूसरी इकाई है, और बौद्ध का पाली भाषा में है। ये आप जानते हैं कि बौद्ध संस्कृति का जो मूल ज्ञान परंपरा है, ज्ञान राशि है, वह पाली भाषा में है। तो दूसरी इकाई प्राकृत भाषा में और पाली भाषा में हिंदू को लेकर क्या संकल्पना है, ये आपको बताई गई है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस प्रकार से इस भूभाग के सभी ज्ञान परंपरा को हम हिंदू संस्कृति कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों परंपराएं हिंदू परंपरा या आप आर्य, वैदिक, आप भारतीय, जो कुछ भी कह लीजिए, उससे अलग नहीं है, बल्कि उन्हीं परंपराओं की पूरक परंपराएं हैं। जो बातें छूट गई या जो बातें कालक्रम में विलुप्त हो गई हैं, उनको इन्होंने उभारा है, या उस परंपरा में जो दोष उत्पन्न हो गया उसको इन्होंने सुधारने का प्रयास किया। इसलिए ये यहाँ की मूल परंपरा है, उसका अध्ययन हिंदू ज्ञान, हिंदू अध्ययन के अंतर्गत आता है, हम लोगों ने रखा है। तीसरी इकाई है बहुत सारी बातें जो पुस्तकों में नहीं लिखी हैं, और आज भी बहुत सारी बातें जो पुस्तकों में, आज का जो समय चल रहा है, सब बातें तो पुस्तक में नहीं लिखी जा रही हैं, सब डॉक्यूमेंटेड नहीं हो रही, लेकिन जनमानस, जनजीवन में वो है। तो जो बात, जो ज्ञान परंपरा जन जीवन में रहता है, उसको हम पश्चिम उसको फोकलोर कहा जाता है, और भारत में उसको लोक कहा जाता है। और बाद में उस लोक में निहित जो ज्ञान है उसका साहित्य भी बना, इसलिए उसको लोक साहित्य कहते हैं। तो तीसरा आपका जो इकाई है, वह इकाई लोक में, यानी कि जनमानस में हिंदू संप्रत्यय को लेकर जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट का उसमें क्या उपस्थिति है वो देखा गया है। जैसे यदि कहा गया कि सिंधु से समुद्र पर्यंत के भूभाग भारत देश है या हिंदुस्तान है या हिंदू हैं, और ये सभी एक हैं, एक परिवार के लोग हैं, और ये एक देश है, तो यह लोक में भी है, यह लोक साहित्य में भी इसका वर्णन है। कहने का मतलब कि वेद से लेकर लोक तक, शास्त्र से लेकर जनमानस तक हिंदू संकल्पना किस प्रकार से विकसित हुआ और किस प्रकार से उपस्थित है, आपके ये प्रथम खंड में ही आपको बता दिया जा रहा है। और यह तो हो गया इतिहास। चौथा इकाई इस पर समर्पित है कि जो प्राचीन हिंदू संकल्पना को लेकर जो प्राचीन सिद्धांत थे प्रैक्टिस में, वो आज किस रूप में है, पहली बात। दूसरी बात कि आज के डेट में, यानी 2024 के आसपास, हम हिंदू संकल्पना को लेकर क्या समझते हैं, क्या उस कौन कौन से तत्व अभी बचे हुए हैं या किस रूप में वो परिवर्तित हो गए हैं, वह इकाई है हिंदू संकल्पना का अभिनव दृष्टिकोण।
इस प्रकार से ये 4 इकाई के द्वारा जो प्रथम खंड है आपके पाठ्यक्रम का, वह हिंदू अध्ययन की अवधारणा ए स्वरूप को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो मित्रों अभी तक हमने जो बात बताई, इसमें आपको कुछ बात समझ में आई है? तो मैं इसके बाद आगे बढ़ूं, दूसरे खंड पर आपको बढ़। हेलो, हाँ जी आप लोग मुझे सुन रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है सब। अच्छा ठीक है, तो द्वितीय खंड है। एक द्वितीय निवेदन खंड और है, है, एक निवेदन और है सर कि ये जो पाठ्य सामग्री है सारी, अगर हम लोगों का कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हाँ उस पे प्रेषित की जाए और सब एक साथ जुड़े रहें तो उसका एक अलग लाभ होगा सभी को। अच्छा ठीक है, तो ये आप करिए, है ना, आप लोग कर सकते हैं। हम लोग कैसे करेंगे इसको? डॉक्टर साहब नमस्कार। जी डॉक्टर साहब ये स्टडी मटेरियल कब तक आएगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही है ई बुक से पढ़ने में। हाँ, तो स्टडी दिक्कत होगी बिल्कुल। ये तो मटेरियल तो देखिए, हमें जहां तक लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन में पहुंच जाएगा। अशुद्ध नहीं भेज सकते ना, इसलिए वो लोग थोड़ा करेक्शन कर रहे हैं, लेकिन भेज देंगे। नहीं, बुक फॉर्म में ना? हाँ बुक फॉर्म में, मैं बुक फॉर्म की बात कर रहा हूँ, है ना? जी सर, जी जी। और सर तो जो मैं निवेदन कर रहा था उसमें जी हमारे पास तो सबके पास सबकी जानकारियां हैं नहीं कि हम कोई अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और ऐड कर लें, तो इसलिए जैसा आप उचित अच्छा समझें अच्छा, कि अगर एक ग्रुप बन ठीक जाए है तो ठीक संयुक्त है चर्चा ठीक है, होती रहेगी। हाँ सही है, देखता हूँ मैं इस पर। तो ठीक है, इस पर विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम द्वितीय जी खंड पर आते हैं। मैं आपको पाठ्यक्रम का द्वितीय खंड का ओवरव्यू करा रहा हूँ, रूपरेखा बता रहा हूँ। Yes, sir. मूल पढ़ाई कल द्वितीय है ना? तो पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई पर काउंसलिंग मैं कल से करूंगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों का यह आदेश है कि जो कार्य द्वितीय से प्रारंभ होती है वह बहुत ही अस्थायी होती है। तो थोड़ा सा हम उसको भी लेंगे। आज हम आपको पाठ्यक्रम और आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के विवेचन में हम बहुत सारी बातें आपको बताते चल रहे हैं। देखिए, दूसरा जो खंड है, हिंदू अध्ययन के तात्विक पक्ष। मतलब कि बहुत सारे किसी भी विवेचना के पीछे जो मूल चीजें होती हैं उसको हम तत्व कहते हैं। यानी जिसके नहीं रहने पे उसका स्ट्रक्चर पूरा गिर जाए, ढह जाए, वो क्या चीज है? आखिर कौन सी ऐसी चीज है? सारे मनुष्य मनुष्य हैं, लेकिन इस भूभाग पे रहने वाले लोगों के चेतना में या लोगों के व्यवहार में या लोगों के ज्ञान में ऐसा कौन सी चीज है जो उनको दुनिया से अलग करती है? उसको कहते हैं हिंदू अध्ययन का तात्विक पक्ष। पहली बात कि हिंदू मन, यानी इस भूभाग पे रहने वाले लोगों का मन कैसा है। दूसरा, उनका जीवन। आप देखेंगे कि दुनिया के और भूभाग पे बसे हुए लोगों से हमारा जीवन हम दूसरी तरह से जीते हैं। ये अंदर साफ साफ है, आप जानते हैं, लेकिन इसका उसमें वर्णन है, उसको ये सब समझे हुए आप आगे उसको नहीं समझते। दूसरा, विश्व दृष्टि। कोई भी किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का जो मूल्य होता है, उसकी जो इथिक्स होती है, उसकी जो सोशियोलॉजी होती है, उसकी जो इकोनॉमिक्स होती है, उसकी जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, वह सब एक वर्ल्ड व्यू पर निर्भर करते हैं। वो दुनिया को कैसे मानता है, जैसे वो दुनिया को मानेगा वैसे ही वो अपनी जीवन पद्धतियों को बनाएगा। उदाहरण के रूप में कि हम ये मानते हैं, हम हिंदू ये मानते हैं कि ब्रह्मांड का हर एक तत्व दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग में भी देव तत्व का अवतरण सहज मान लेते हैं या स्वीकार करते हैं, या उनके प्रति उस प्रकार के हम भाव रखते हैं। तो हमारा जो रिलीजन है वो हमारे इस विश्व दृष्टि से निकलता है कि पूरा ब्रह्मांड एक तत्व से बना हुआ है। एक तत्व होने की वजह से वह हमारे लिए आदरणीय हो जाता है, वह हमारे लिए पूजनीय हो जाता है, या बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो विश्व दृष्टि बदलती है तो हमारा इथिक्स बदलता है, हमारा रिलीजन बदलता है, हमारी पॉलिटिक्स बनती है, हमारी इकोनॉमिक बदल जाती है। इसलिए हम यहाँ पर आपको विश्व दृष्टि, हिंदू जीवन विश्व दृष्टि बताते हैं। तीसरा, स्वबोध। हम हिंदू हैं तो इस प्रकार का बोध
क्या हम जर्मन हैं, हिटलर के नाजीवादी जैसे अपने आप को मानते थे कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, ऐसा हम मानते हैं? तो हमारा स्वबोध क्या है, हम अपने आप को किस प्रकार का मानते हैं, तो ये यहाँ जानना है। हम वैसे नहीं मानते कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, हाँ हम ये मानते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी जीव को बराबर मानते, सभी जीव में ईश्वर का अंश मानते, और क्योंकि हम ऐसा मानते हैं तो हम वो नहीं मान सकते जो इस बात को लोग नहीं मानते। इस प्रकार का बोध हमारा स्वबोध है। स्वधर्म का तात्पर्य यह है कि हमारा एक होलिस्टिक, जिसको मानव धर्म कहा जाता है, आज की भाषा में कहा जा रहा है, कि हम इस देश के प्रति किस प्रकार के भाव रखते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हुए, हमारा देश वह देश है जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हुए भी हम अपने देश, अपनी जाति, अपनी संस्कृति के प्रति क्या हमारे दायित्व हैं और उस बोध को हम मानते हैं, ये हमारा स्वधर्म। तो इसमें आता है कि सर्वमंगल की भावना हम लेकर चलते हैं। तो वह सर्वमंगल की भावना कैसे? चित्त और राष्ट्र की संकल्पना। चित्त और राष्ट्र की संकल्पना के अवधारणा के द्वारा आप दुनिया भर में राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, उस राष्ट्रवाद की अवधारणा से हमारा हिंदू स्वबोध की अवधारणा कैसे अलग है, और उन सब अवधारणाओं के कंट्राडिक्शंस इसके अंतर्गत नहीं आते, या ये किस प्रकार की हमारी अपनी राष्ट्र की संकल्पना हम लेकर चलते हैं, यह ये है। इसको बिना समझे हम अपने इस ज्ञान परंपरा को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस इकाई को पढ़ने से हमें वे दृष्टियां प्राप्त होती हैं। यदि कहे कि आप यदि हिंदू अध्ययन पढ़ते हैं या हिंदू ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, तो आप एक खास प्रकार के नेशनलिज्म को स्थापित कर रहे हैं। तो आप कहेंगे नहीं, हमारा तो ज्ञान ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सर्वमंगल मानते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, हम जीव में शिव मानते हैं। तो ये सब चीजों को लेते हुए भी हम भारत भूभाग को पूरी भूमि तो मानते ना, तो क्यों पूरी भूमि मानते, या हम भारत के प्रति, जिसको हिंदुस्तान कहिए, ये कुछ भी नाम दीजिए, इसके प्रति जो हमारा अपना जो लगाव है, हम विश्व में कहीं भी रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वो किस वजह से है और उसका क्या तात्विक आधार है, इसकी विवेचना चित्त की अवधारणा के द्वारा बताई जाती है। यह जो चिति है, यह स्वामी पंडित दीनदयाल ने इसको बहुत ही बखूबी से इसका विवेचन किया है। आप वहां भी जाकर पढ़ सकते हैं, पंडित दीनदयाल को भी पढ़ सकते हैं, तो आप इसको पाएंगे। अदरवाइज आपके दिए हुए स्टडी मटेरियल में कि राष्ट्र क्या है और चिति क्या है, और इसके द्वारा उत्पन्न हुआ राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म या अन्य राष्ट्रवाद से कैसे अलग है, इस्लामिक राष्ट्रवाद से आपका राष्ट्रवाद कैसे अलग है, या जर्मनी राष्ट्रवाद से आपका राष्ट्रवाद कैसे अलग है, या जापानी राष्ट्रवाद से आपका राष्ट्रवाद कैसे अलग है, और कैसे ये सर्वसमावेशी है, राष्ट्रवादी होते हुए भी आप कैसे सर्वसमावेशी हैं। इसकी समझ आपको इस इकाई को पढ़ने पर विकसित होगी। अब यहाँ तक तो आपने दो बातें पढ़ ली। अब आप ये पढ़ लिए कि हिंदू शब्द प्राचीन शब्द है और उसके रेफरेंसेस कहाँ कहाँ मिलते हैं। दूसरा आपने ये पढ़ लिया कि उसका तत्व क्या है, कि वस्तुतः इसेंस क्या है हिंदू सिविलाइजेशन का, उस इसेंस को आपने पढ़ लिया। अब बात आती है कि वो कौन से साधन हैं, वे कौन से ग्रंथ हैं, वे कौन से लोग हैं जिनके द्वारा आज 2024 में हम इन सब चीजों को देखें। तो इसके लिए इस पाठ्यक्रम में प्रमुख भारतविद और उनके अवदानों की इकाई रखी गई है। हमने शुरू में ही कह दिया था कि जो बंगाल में शुरू हुआ, या जो पश्चिमी नॉलेज परंपरा के द्वारा, ज्ञान परंपरा के द्वारा स्थापित भारत का ज्ञान है, वह अधूरा और एकांगी है। यह इस पाठ्यक्रम का की पूर्व मान्यता है, ये मानकर चलता है। इसलिए यदि आपका भारत का समुचित अध्ययन करना है, जो हिंदू अध्ययन के नाम से है, तो आपको उनके मेथोडोलॉजी को, अध्ययन विधियों को अपनाना पड़ेगा, जिन्होंने भारत में ही जो भारत की सभ्यता में उत्पन्न हुए, भारत की सभ्यता को जिया है, पढ़ा है, समझा है और कुछ कहा है।
उनके नाम हैं। तो पहला नाम इसमें कुछ लोगों को लिया गया, जैसे तिलक है, महात्मा गांधी है, मदन मोहन मालवीय है, हेडगेवार है, क्षेत्रीय चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ये कुछ वैदिक स्कॉलर हैं। ये जो 4 नाम बताए इसके बारे में, इन लोगों के बारे में आप कुछ कुछ जानते होंगे, या आप वहां से पढ़िएगा, जो बात समस्या होगी आप हमसे बात करिएगा, मैं बताऊंगा। मैं आपको क्षेत्रीय चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बता रहा हूँ, आप लोगों से बहुत लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा। क्षेत्रीय चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के ऐसे वैदिक स्कॉलर थे जिन्होंने यह बात बताई, दुनिया के सामने लाया कि वेद और अवेस्ता, देखिए ईरान और उसके आसपास का जो सिविलाइजेशन है उसमें सबसे प्राचीन संस्कृति है ईरानियन संस्कृति, पारसी जरथुस्त्र पारसी संप्रदाय, और उसका ग्रंथ है अवेस्ता। तो क्षेत्रीय चंद्र चट्टोपाध्याय ने अवेस्ता का और वेद का अध्ययन करके यह स्थापित किया, यह बताया कि देखिए अवेस्ता में भी वेद के तत्व है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐतिहासिक संदर्भों के प्राचीन में वैदिक संस्कृति विश्व में एक्सटेंशन को प्राप्त हुई, इसका यह प्रमाण है कि अवेस्ता में वैदिक ग्रंथ के तत्व पाए जा रहे हैं। मतलब कि जो बात वेद कह रहा है वह बात कुछ हद तक अवेस्ता भी कह रहा है। जैसे जो वेद का मूल है यज्ञ, तो वहां यज्ञ पाया जाता है, और वहां भी यज्ञ की वेदियां कैसे बनेंगी, वो संस्कृति कैसे होगी, और वो अग्नि देवता को अपना सबसे पवित्र देवता मानते हैं। यज्ञ में भी अग्नि के लिए सर्वाधिक मंत्र हैं और अग्नि प्रमुख देवता है वेद का। इस तरह से अध्ययन के द्वारा इन्होंने बात सिद्ध किया। तो क्षेत्रीय चंद्र चट्टोपाध्याय को जानना, उनका अवदान अच्छा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम कर दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी शुरुआती दौर के ऐसे भारतविद हैं जिन्होंने लोकल लैंग्वेज में जो भारत की ज्ञान परंपरा निहित थी और उसमें उसको अध्ययन करने का, उसको लिखने का, समझने का मेथड दिया। इसलिए भारत को भारतीय विधि से समझने की विधि बंगाल में सर्वप्रथम क्षेत्रीय चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया। आप कहेंगे कि सर राजा राम मोहन राय थे और आप बंकिम का नाम बताएं। राजा राम मोहन राय थे, लेकिन राजा राम मोहन राय का जब अध्ययन करेंगे आप तो देखेंगे कि राजा राम मोहन राय पर ईसाई जो सभ्यता है उस सभ्यता से हिंदू सभ्यता की तुलना करने का दबाव बहुत ज्यादा है, और इसलिए वे अपने अध्ययन को उनके दबाव के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। और बंकिम जो काम राजा राम कर रहे हैं उनको करते हुए ये एक दूसरी रास्ता अपनाते हैं जिसमें हम भारत का अध्ययन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वह था कि भारत का जो लोकल लैंग्वेज है यानी बंगला भाषा में भारत की ज्ञान परंपरा का क्या तत्व निहित है, जो परंपरा उसका अध्ययन। तो इसलिए यहाँ बंकिम को रखा गया। राजा राम मोहन राय की परंपरा को आप जानते हैं, इसलिए उसका अध्ययन यहाँ मुख्य विषय नहीं है। बंकिम हो गए, टैगोर हो गए, श्री अरविंद हो गए। टैगोर श्री अरविंद के बारे में आज नहीं बताती, आप उनके बारे में बताइए। एक और नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। आप बंधु जब आगे बढ़ोगे तो भारत की जो मूल ज्ञान राशि है आप जानते हैं, या तो वेद में है या तो पुराण है। वासुदेव शरण अग्रवाल एक ऐसा नाम है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बड़े इंडोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पुराण के अध्ययन की वैज्ञानिक विधि या पुराण का अध्ययन कैसे करें, पुराण के अध्ययन की ज्ञान परंपरा का आधुनिक विवेचना इन्होंने प्रस्तुत किया। और भारत को अध्ययन करने की जो वासुदेव शरण की दृष्टि है, इस दृष्टि से हम अध्ययन जब करेंगे भारत का तो हमें कुछ प्राप्त होगा। इसलिए हाँ, वासुदेव शरण अग्रवाल का भी परिचय आपको बताया गया। ये सारे नाम और इनसे जुड़े हुए स्टडी मटेरियल इंट्रोडक्टरी है और वो आपको जानना चाहिए। सी राजगोपालचारी जिन्होंने उस काल में रामायण और महाभारत पर अंग्रेजी में पुस्तकें लिखी और उसको बताया कि ये केवल कथाना कल्पना मिथक नहीं है, ये काल्पनिक कहानियां नहीं है, इसमें बहुत सारी ज्ञान परंपरा है, ये सामने लाया। इसलिए सी राजगोपालचारी को जानना जरूरी है। विशुद्धानंद पाठक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने वेद में जो ऐतिहासिक संदर्भ है उनको कैसे हम अध्ययन करेंगे उसकी मेथोडोलॉजी दिया, उनको पढ़ना है। गोविंद चंद्र पांडे हैं
जो वैदिक संस्कृति और जो बौद्ध संस्कृति है, इन दोनों संस्कृतियों का एक ही स्वर है और उनका अध्ययन एक तरीके से वो कैसे एक स्वर में उपस्थित होते हैं, उन्होंने इसको इस पर अध्ययन किया है। इसलिए है 30 चौथा 8वां नाम, हाँ 8वां 9वां जो भी नाम हो, A.K. शरण, ये लखनऊ में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे। मित्रों, भारत में समाजशास्त्र था, इस तरह का कोई रिकॉर्ड आपको आज के समय में नहीं मिलेगा। तो हम जब इस प्रश्न को सोचते हैं, हमने इतिहास की तो बात अपने की, इतने लोगों का नाम बताया, ये सब कहीं ना कहीं भारत के धर्म, दर्शन, इतिहास पर ये लोग बात करते हैं। लेकिन भारत का समाजशास्त्र, भारत में कौन से समाजशास्त्री सिद्धांत हैं जिसको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या सोशियोलॉजी नामक कोई चीज भारत में थी या है, उसका ज्ञान कैसे मिलेगा या क्या था, इसको हमको जानना है तो हमको A.K. शरण की मेथोडोलॉजी को जानना होगा। ये A.K. शरण, राधा कमल मुखर्जी, एक बड़ा नाम है भारत के इतिहास में, भारत इतिहासविदों में, उनके ये शिष्य थे। लखनऊ में ये सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे और इनकी 10 वॉल्यूम में पुस्तकें छपी हुई हैं, जिनमें मॉडर्न मेथड से या मॉडर्न लैंग्वेज में इंडियन सोशियोलॉजी की इन्होंने बात की है, उसमें क्या है, कैसे है। तो A.K. शरण है। इसके बाद से धर्मपाल, एक व्यक्ति, धर्मपाल गांधी के बाद के गांधीवादी विचारक हैं। ये गांधी से प्रभावित हुए थे, लेकिन गांधी के बाद जिन प्रश्नों का उत्तर गांधी ने नहीं दिया, उन प्रश्नों का ऐतिहासिक अध्ययन करके दुनिया के सामने लाए। इनका जो मूल कंट्रीब्यूशन है, वह कंट्रीब्यूशन यह है कि इन्होंने, मैं इनकी 2 पुस्तक की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। पहली पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री, दूसरी पुस्तक है द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 20th सेंचुरी। इन्होंने पहली पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री में इस बात को दिखाया है, मतलब ऑन रिकॉर्ड दिखाया है कि 18वीं शताब्दी तक भारत की शिक्षा प्रणाली बहुत ही समृद्ध थी और उसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं दे रहा है। और जो लिटरेसी रेशियो है, वह उस समय यूरोप की लिटरेसी रेशियो से भारत की लिटरेसी रेशियो ज्यादा थी, पहली बात। दूसरा उनका निष्कर्ष महत्वपूर्ण यह है कि भारत में उन विद्यालयों में जो भारत के मतलब तमिलनाडु से लेकर और पंजाब तक का उनके पास डेटा, इंडियन लाइब्रेरी में जो वो डेटा रखा हुआ, वो डेटा रखा था उस समय जो यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में भारत में, अंग्रेज कलेक्टरों द्वारा ब्रिटिश संसद को भेजे गए पत्र और रिकॉर्डों का संकलन जो इंडिया हाउस में रखा हुआ है, उन पत्रों के संकलन में जो रिकॉर्ड थे, उन रिकॉर्ड को इन्होंने अध्ययन करके स्थापित किया, बताया, स्थापित किया। ये तो बात नून था, लेकिन 100 साल में इसको भुला दिया गया कि दक्षिण के और पूरब के, उन्होंने बस बनारस के आसपास का उनके पास डेटा नहीं था, जो था उसमें उन्होंने ये बताया कि ब्राह्मण छात्रों के बराबर और कहीं कहीं ज्यादा शूद्र छात्रों की संख्या थी भारत के स्कूलों में। वो पुस्तक बहुत ही, और ये डेटा है, और डेटा हमारा नहीं है, डेटा अंग्रेजों की चिट्ठियों में है, उनके द्वारा विद्यार्थियों की संख्या जो भेजी गई थी, उन संख्याओं को उन्होंने वहां से लिया, दिखाया। तो भारत पर यह आरोप लगना या लगाना कि यहाँ किसी प्रकार का कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं था, लिटरेसी शुरू हुई वुड डिस्पैच और के बाद, और ये भारत में जो एजुकेशन पॉलिसी आती है, इस पॉलिसी के द्वारा भारत शिक्षित होना शुरू होता है, ये बात एकदम गलत है। हाँ, जो शिक्षा प्रणाली हम ले रहे हैं, यह शिक्षा प्रणाली वहां से शुरू हो रहा है, लेकिन शिक्षा जैसी कोई चीज भारत में नहीं थी, यह गलत है। शिक्षा जैसी थी और पूरा डेमोक्रेटिक पैटर्न पे था, सभी वर्ग और सभी के बच्चे वहां पढ़ते थे। अंतर ये था कि जो स्कूल था वह राज्य पोषित नहीं था, वह समाज पोषित था, और कहीं कहीं तो राजाओं ने स्कूल को दान भी दिया, 10 गांव 20 गांव की इसके टैक्स से आप अपना स्कूल चलाइए, ऐसा चल रहा था और सभी वर्ग के विद्यार्थी पढ़ रहे थे।
तो एक नई बहस को धर्मपाल छेड़ते हैं कि जिस प्रकार का आरोप लग रहा है कि हम अपने ही समाज के कुछ लोगों को वंचित रखते हैं और हमने उनको पढ़ने नहीं दिया, तो ये जब रिकॉर्ड में दिखता है कि हम तो उनको पढ़ा रहे थे और 100-150 साल से हमारे साथ ऐसा हुआ है या हमने ही ऐसा करना शुरू किया है, ऐतिहासिक परिस्थिति जो कुछ हो, लेकिन 18वीं शताब्दी तक कम से कम हम एक सभ्यता लेकर चल रहे हैं, तो ये धर्मपाल है ये लेकर आ रहे हैं। दूसरा, वो दिखा रहे हैं कि लोहा का उत्पादन ब्रिटेन के लोहा के उत्पादन से ज्यादा भारत में उस समय हो रहा था, लेकिन संगठित जो इंडस्ट्री है वो वहां ज्यादा, उन्होंने एक औद्योगिक क्रांति लाया और संगठित इंडस्ट्री को स्टेब्लिश किया और यहाँ की इंडस्ट्री धीरे धीरे एवलाइज होती चली गई है। और तमाम वो इलाहाबाद में बर्फ के बनाने के कारखाने, बंगाल में टीका लगाने का कारखाना, इसी प्रकार से देखिए हिंदू संबंधी भारतेतर विमर्श, यानी कि जो भारत के बाहर की संस्कृतियां हैं, इस संस्कृति के बारे में क्या सोच रही हैं, क्या वो डिसाइड कर रही हैं, तो वो भी जानना जरूरी है। ये तो हो गया आपकी अपनी बात कि आप कह रहे हैं कि आपके पास ये सब चीजें हैं। अब हम चौथे खंड में जाते हैं कि हमारे अलावा हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं इस भूभाग की ज्ञान परंपरा के, तो उसको कहते हैं भारतेतर विमर्श। तो देखिए ग्रीक और रोमन ये भारत के से ही जैसे पुरानी संस्कृति है, तो ग्रीक रोमन विमर्श में हिंदू शब्द को लेकर या हिंदू ज्ञान परंपरा को लेकर क्या बातें कही गई हैं। देखिए उसके बाद से एक सभ्यता है चीनी, तो चीनी सभ्यता में क्या है, चीनी चीनी साहित्य के में इस देश के बारे में क्या जानकारियां आपको प्राप्त होती हैं, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद से मध्यकाल में आ जाइए, तो हमने बताया कि प्राचीन काल में अवस्था से आप जुड़े हुए थे, अरबी फारसी, उसके बाद वो अरबी फारसी में कन्वर्ट होता है और मध्यकाल में, तो अरबी फारसी साहित्यों में हिंदू संकल्पना किस प्रकार से आ रही है वो आपको पढ़ना है। आधुनिक काल में यहाँ भारत में बहुत सारे यूरोपीय यात्री आते हैं, यूरोपीय यात्रियों के आने के बाद आप जानते हैं कि फिर यहाँ पे यूरोपीय प्रशासन और यूरोपीय लोग यहाँ अगर राज्य करते हैं वो तो पूरा यहाँ के रहने ही लगते हैं। तो उन यात्रियों ने इस देश के बारे में जो कहा है वो आपको जानना है। तो ये हमने 4 खंड तक एक बहुत व्यापक पाठ्यक्रम है आपका, आप एक बार इसको पढ़ जाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी और बहुत ही बढ़िया पाठ्यक्रम है। आप बिना घबराए इसको पढ़ते रहिएगा। 5वां खंड है, देखिए कि यह तो हुआ पूरा, अब तक हमने जो भी बताया यह बताया कि पहले इस सब कहा गया है हिंदू के बारे में, यहाँ इस ज्ञान परंपरा के बारे में, लेकिन आज जो कुछ कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है ये भी जानना जरूरी है। तो उसको हम कहते हैं कि हिंदू अध्ययन की पश्चिमी दृष्टि। शुरू में ही हमने कहा था कि एक परंपरा आ रही है जिसको हम इंडोलॉजिस्ट कहते हैं, जो जर्मन इंडोलॉजिस्ट हैं, अंग्रेज इंडोलॉजिस्ट हैं, या भारत में ही उन विधियों से भारत का अध्ययन करने वाले लोग हैं, वे भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। अब आप लोग ये पढ़ने के बाद कुछ और आगे इस विधा में आगे कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक दृष्टि है वो भी दृष्टि आ रही है, वो क्या है तो देखिए, तो उसमें पहला है कि मिशनरी साहित्य में तथा साम्राज्यवादी विमर्श, ठीक है। दूसरा है जर्मन इंडोलॉजी। हमने कहा कि जर्मनी में ये मैक्मूलर, ग्रिफिक, राथ, ये जो वेद और त्रिपिटक पे जर्मनी बहुत सारा अध्ययन होने लगा। जब विदेशी आक्रमण भारत में हुए तो इन्होंने यहाँ आधिपत्य करने के लिए भी आपस में लड़ाइयां लड़ी हैं, आप इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसमें से एक वर्ग ऐसा था जो केवल यहाँ की ज्ञान परंपरा से उसको मतलब था, उसने अध्ययन किया और यहाँ की ज्ञान परंपरा का अध्ययन करने के बाद दुनिया को एक नया ज्ञान दिया। इसमें जर्मन बहुत आगे थे, तो वहां एक इंडोलॉजिस्टों की बहुत बड़ी परंपरा है। वो परंपरा क्या है, फिर हमारा जो ज्ञान का आधार था उस पर अटैक हुए, यानी कि भारत में जो ज्ञान है वह ज्ञान सिर्फ आंख से दिखाई दे रहा है, वह वही सच, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें अनुमान और विश्वास पर चलती हैं, तो उन सब चीजों पर अटैक हुए तो हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज ट्रेडिशन थी वो ध्वस्त हो गई। तो वो कैसा हुआ, उसका प्रतिरोध क्या हुआ। फिर साम्राज्यवादी चेतना का भारत में प्रतिकूल प्रभाव, यानी जो लोग आए और वो सोचे कि हम ही श्रेष्ठ हैं, तो इनका ज्ञान श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, तो हमारा ज्ञान श्रेष्ठ होगा, तो किसी भी तरीके से हमारा ही ज्ञान श्रेष्ठ हो और इनका ज्ञान निम्न हो,
ये इस चेतना आप कहते हैं कि साम्राज्यवादी चेतना, ऐसा सोचकर जब स्कॉलरों ने ज्ञान परंपरा को विकसित किया तो क्या प्रभाव पड़ा, ये जानना जरूरी है। भारतीय ग्रंथों के प्रति पाश्चात्य दृष्टि, हमारे जो ग्रंथ थे उस ग्रंथ में पाश्चात्यों के विद्वानों ने कैसा देखा, उसको क्या कहा, ये भी हमारे ऊपर असर पड़ा। जैसे कि पुराण में हम कहते हैं कि ज्ञान परंपरा है, लेकिन जब पश्चिमी दृष्टि से आप देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि पुराण में तो कपूल कल्पनाएं हैं, कहानियां हैं, कथा है, तुम्हारे लिए बेकार है, और हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये प्रभाव पड़ा है उस विधि से। ठीक है, तो भारतीय ग्रंथों के प्रति पाश्चात्य दृष्टि। फिर है स्वतंत्र शोध पर पाश्चात्य प्रतिबंधक तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, यह इकाई है। कहने का मतलब कि फ्री इंक्वायरी ज्ञान की फ्री इंक्वायरी में पश्चिमी जो मेथड ज्ञान के हैं वो कैसे उसमें बाधक बन रहे हैं, ये जानना जरूरी है। ये सब जब तक आप नहीं देखिए, बड़ा सीरियस बात हो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन है नहीं इतना सी, जब पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा, बहुत उपयोगी है ये है एक पूरा प्रकार का, मतलब संभव जितना बातें आपको इस सिविलाइजेशन की स्टडी में आपको जरूरत पड़ रही है, सब इस पहले पाठ्यक्रम में आपको बता दिया जा रहा है। तो मित्रों, आप बहुत ही धैर्य से इस पाठ्यक्रम को पढ़िए, और जो न समझ में आए, मैं आपसे हमेशा आपसे जुड़ा रहूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको पंचम खंड तक बताया। मेरा मोबाइल ये गर्म हो रहा है, कभी भी बंद हो सकता है, तो उसमें मैं मान लूंगा कि हम आपसे डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन जब तक ये चल रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फिर है विमर्श की पश्चिमी विधि, अर्थात कि नॉलेज का डिस्कोर्स कैसे खड़ा किया जाता है, उस डिस्कोर्स में वेस्टर्न मेथड कैसे है, क्या है, ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक जो नई नई पुस्तकें हमारे समक्ष आ रही हैं, उन पुस्तकों के आशय को हम ठीक से नहीं समझ सकते, या हम अपने प्राचीन ज्ञान परंपरा के साथ न्याय नहीं कर सकते। केवल हम यही कहते रहे कि हमारी ज्ञान परंपरा में बहुत कुछ है, इससे काम नहीं चलने वाला। हमको ये देखना होगा कि डिस्कोर्स खड़ा करने का पश्चिम से जो मेथड्स आ रहे हैं, वे मेथड्स हमारे पास हमारे ज्ञान परंपरा की व्याख्या में कितने उपयुक्त हैं या अनुपयुक्त हैं। अनुपयुक्त है तो किस हद तक, और उपयुक्त है तो किस हद तक, इसको जानने के लिए यह आपका 6वां खंड समर्पित है। उसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, समालोचना सिद्धांत, भारत के चित्रण में संरचनावादी दृष्टिकोण, प्राच्यवाद का स्वरूप। प्राच्यवाद का मतलब होता है कि एक ज्ञान परंपरा पूरब में भी है। पश्चिम से यह कहना कि एक ज्ञान परंपरा पूरब में भी है जो कमजोर ज्ञान परंपरा नहीं है, जिससे मानवता का बड़ा लाभ होता है, यह संकल्पना प्राच्यवाद कही जाती है। और इसके प्रस्तोता एडवर्ड सईद, जो साउथ अफ्रीका का एक स्कॉलर था, वहां पढ़ाता था, उसने इसको स्टेब्लिश किया। तो वो आपको जानना जरूरी है। इट मीन्स ये सब पढ़ने के बाद यदि आप कुछ कहते हैं तो कोई आपको कह सकता है अच्छा आप ओरिएंटलिस्ट हैं, तो आपको ये भी जानना है कि ओरिएंटलिज्म प्राच्यवाद का क्या अर्थ है, ओरिएंटलिस्ट किसे कहते हैं, और उसमें जो दावा किया जा रहा है वह दावा किस हद तक आपको लाभ दे सकता है, इत्यादि इत्यादि बातें। फिर जो ये पूरी परंपरा आ रही है पश्चिम से ज्ञान की, उस परंपरा की मेथोडोलॉजी को कहा जाता है ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन। उनकी मेथोडोलॉजी है, उसको कहते हैं कि यदि कोई बात है, यदि राम की बात आप कर रहे हैं तो राम की हिस्ट्री कहाँ है, कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण की हिस्ट्री कहाँ है, तो कहते हैं कि हिस्ट्री नहीं है तो रामकृष्ण नहीं, या कोई बात नहीं, जिसकी हिस्ट्री नहीं वो नॉलेज नहीं, यदि हिस्ट्री है तो वो नॉलेज है। इस मेथड को हम कहते हैं कि ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन। तो उस आधार पे वो कहते हैं ईसा की हिस्ट्री है, बुद्ध की हिस्ट्री है, तो उसके बाद का नॉलेज है, और उसके पहले का नॉलेज मिथक है, कल्पना है, कहानियां हैं। तो ये जो ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन है, यह क्या है, इसको आपको समझना है। इस इकाई को पढ़ेंगे तो आपकी ये दृष्टि विकसित होगी। और सबके बाद एक मेथड है मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक पद्धति, जिसके प्रस्तोता फ्रायड हैं, जो ये बताते हैं कि कोई लेखक, यदि किसी ग्रंथ का कोई लेखक है तो लेखक के मन की जो अवस्था है वह उसके लेख में
उसके राइटिंग में आती है और मनुष्य किस तरह सोचता है, मनोवैज्ञानिक रूप से क्या सोचता है, इन सब विमर्शों को लेकर ग्रंथों को देखने की जो दृष्टि है, ज्ञान को देखने की जो दृष्टि है, उसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। और उस विश्लेषण पद्धति को भारतीय ग्रंथों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब समझने के लिए आपको इस इकाई को पढ़ना है। बहुत सुंदर इकाई लिखी हुई है, इसको आप पढ़िए। उसके बाद, सबके बाद, ज्ञान तभी तक ज्ञान होता है और ज्ञान को तभी ज्ञान कहा जाता है जब वो अपडेट हो। यानी कि इस समय जो दुनिया में जो विमर्श की बात चल रही है उसको कहते हैं उत्तर आधुनिकतावाद, यानी विखंडनवाद। तो ये उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, यह विखंडनवाद क्या है, इस मेथड को हम अपनाते हैं तो हम भारतीय अपने एंशिएंट नॉलेज ट्रेडिशन से चुने हुए अच्छे मोती कैसे ले आएंगे। इस सब चीज के दृष्टि के आलोक में हमको ये भी जानना है कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, विखंडनवाद क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका उससे हमको क्या प्राप्त हो सकता है। ठीक है। और तो ये 6 पाठ्यक्रम आपके हैं, 6 खंड है पहले पाठ्यक्रम में। 7वां पाठ्यक्रम है जो बहुत ही यूनिक है और आपके लिए बड़ा मतलब रोचक है, उसको कहते हैं प्रवासी भारतीय, प्रवासी हिंदू भारतीयता। तो इसमें 3 इकाई है, प्रवासी भारतीय, धर्म और जातीय तादात्म्य, वैश्विक हिंदू प्रवासी, खाद्य, और ये है खाद्य संस्कृति और प्रवासी पहचान। इस इकाई में आप जो हिंदू शब्द की प्राचीन संकल्पना थी कि सिंधु से समुद्र पर्यंत रहने वाले निवासियों को हिंदू हम कहते हैं, ये धारणा आज के डेट में, आज के समय में नहीं है। आज जो अमेरिका में, ब्रिटेन में, मॉरिशस में, आपके वेस्ट इंडीज देशों में जो लोग जो भारतीय जाके बसे हैं वे भी भारतीय हैं, उन्होंने वो वहां रहते भर हैं, लेकिन उनकी पूरी ज्ञान परंपरा भारत से है। तो इसको हम कोई अलग कैटेगरी नहीं दे सकते, है ना। जब हम जो तात्विक रूप से जो हिंदू मन है वह किसी भूभाग में बैठा है, मन उसका हिंदू है तो वह हिंदू है। और वह प्रवासी भारतीय कौन है, वो कैसे अपने जातीय तादात्म्य को स्थापित करते हैं, वो कैसे अमेरिका में बसा हुआ हिंदू कैथोलिक नहीं है, वो कैसे क्रिश्चियन नहीं है, वो कैसे इस्लाम वो मुस्लिम नहीं है, कैसे वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो कैसे है, वो कैसे भारत से जुड़ा हुआ है, इसकी समझ और कैसी ये संकल्पना एक भूभाग से एक वैश्विक परिदृश्य, एक वैश्विक आयाम को प्राप्त कर रही है, इसको समझने के लिए आपको ये 7वां खंड आपको समर्पित है, जिसे प्रवासी भारतीय, धर्म, जातीय तादात्म्य, वैश्विक हिंदू प्रवासी। इस इकाई में उसका क्या लिटरेचर है, वो किस प्रकार की संस्कृति को एडाप्ट किए हुए हैं, उनमें कौन से एलिमेंट हैं आपका प्राचीन भारत से, ये सब चीजों का अध्ययन है। इस प्रकार से ये 30 इकाई में आपका पहला जो पाठ्यक्रम पूरा होता है। इस 30 इकाई, हमें लगता है 30 या 27 इकाई होगा, इसको पढ़ने के बाद आप हिंदू अध्ययन की अवधारणा और संकल्पना को समझने में सफल होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। इसी के साथ मैं आज का ये ओवरव्यू वाली जो बात है इस